नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज का प्राइम टाइम प्रहार। आज सवाल सिर्फ जंतर मंतर का नहीं है, आज सवाल सिर्फ छात्रों का भी नहीं है देशवासियों, आज सवाल है उस लोकतंत्र का जिसमें विरोध करने का अधिकार भी संविधान देता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी राज्य की होती है। लेकिन राजधानी दिल्ली की सड़कों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। जी हां, आखिर ये कैसा एक्शन था, मैं पूछ रहा हूं। क्या प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए जरूरी सीमा के भीतर बल प्रयोग हुआ या कहीं जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, सिविल कपड़ों में मौजूद वो लोग कौन थे जो प्रदर्शन के दौरान छात्रों को पकड़ते और मारते हुए कई वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं? अगर वे पुलिसकर्मी थे तो क्या उनकी पहचान स्पष्ट थी? अगर वे पुलिसकर्मी नहीं थे तो उन्हें कार्रवाई का अधिकार किसने दिया? किसने दिया अधिकार उनको? इन सवालों पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वायरल वीडियो तेज हो रहे हैं, इन्हीं सवालों को हवा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है वीडियो, आप देख सकते हैं, आपके भी मोबाइल पर आपने देखा होगा। हालांकि एचएनएन न्यूज इन वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ी, हिंसा और सरकारी काम में बाधा डालने की घटनाएं हुई हैं, इसलिए कानून के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन अगर कोई छात्र गलती करता है तो उसके खिलाफ कानून है, मगर अगर वर्दी की आड़ में या बिना पहचान के किसी ने कानून अपने हाथ में लिया तो उसके खिलाफ जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? लोकतंत्र में लाठी आखिरी विकल्प हो सकती है। जी हां, पहला विकल्प हमेशा संवाद होता है। सुन लीजिए, सरकार ने दूसरी बार बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन क्या भरोसा टूटने के बाद सिर्फ बातचीत का न्योता काफी है? क्या छात्रों को न्याय का भरोसा मिलेगा? क्या कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होगी या फिर यह पूरा आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि राजधानी दिल्ली में आज जो कुछ भी हुआ उसने देश की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार घिर चुकी है और सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो तस्वीरें देखने लायक थी। जी हां, तस्वीरें देखने लायक थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष काले कपड़ों में संसद पहुंचा। जी हां, काले कपड़ों में संसद पहुंचा है। जी हां, विपक्ष की एक ही मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्रों को इंसाफ। वहीं इस बीच लोकसभा में सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सत्ता के गलियारों में सनसनी फैल गई। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम आवास से मुझे घसीटने वाली पुलिस ने भी मुझसे कहा था कि सरकार को हटाइए। वहीं दूसरी ओर लद्दाख की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का भी आज 25वां दिन है। तबीयत बिगड़ने के बाद वे मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। आज विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल और सीजेपी के अभिजीत दीपके उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और अनशन खत्म करने की भावुक अपील की। दीपके ने कहा है कि 25 दिन से बिना खाने के आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा नुकसान है, खतरा हो सकता है। आप अनशन तोड़ दीजिए, यह आंदोलन हम जारी रखेंगे। आज प्राइम टाइम प्रहार में बहस सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की नहीं होगी। आज का सवाल यही है। दर्शकों, मैं आज का सवाल आपके सामने रखूंगा ग्राफिक्स के माध्यम से, और आज का सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में छात्रों की आवाज का जवाब संवाद से मिलेगा? आज का सवाल यही है, क्या लोकतंत्र में छात्रों की आवाज का जवाब संवाद से मिलेगा या लाठी से मिलेगा? कौन जवाब देगा? सिविल ड्रेस में छात्रों पर डंडे बरसाने वाले आखिर ये कौन थे? कौन थे आखिर ये? अगर पुलिस थी तो पहचान क्यों छुपाई गई? और अगर पुलिस नहीं थी तो कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? यही सवाल है आज का। क्या छात्रों पर, तीसरा सवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा कि मतलब क्या छात्रों पर हुई कार्रवाई की निष्पक्ष न्यायिक जांच होगी? क्या लगता है आपको? क्या छात्रों पर हुई कार्रवाई की निष्पक्ष न्यायिक जांच होगी या मामला भी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में दबकर रह जाएगा? सवाल बहुत हैं, जवाब कम है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा सबसे पहले जिसमें ये सिविल वर्दी के कुछ लोग हैं जो सिविल वर्दी में हैं, वो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये तस्वीरें वास्तविकता में देख लें। आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए, ये जनाब हैं
इनको कौन कह सकता है, इसको होल्ड करके ये तस्वीरें आप ये देखिए, ये जनाब हैं, इनको ये देखिए, ये कौन कह सकता है ये पुलिस में? ये ना इन्हें पुलिस कह सकते, ना इन्हें गुंडे कह सकते, ना ये अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, आवारा लोग हैं, ये पुलिस में हैं, कौन है ये? सबसे बड़ी बात है, चलाइए इस तस्वीर को और दिखाइए, और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं। आज मैं दर्शकों के सामने पूरी इसकी पोल पटरी खोल के दिखाऊंगा। अगर पुलिस में हैं तो इनके पास वर्दी क्यों नहीं है? चलिए आपके पास वर्दी, ये कौन? ये मतलब जिस तरीके से लाठी चार्ज कर रहे हैं, आप ये देखिए, इस पुलिसकर्मी को देखिए, ये पुलिसकर्मी एक युवती के साथ, एक छात्रा है, उसके साथ ये लाठी बरसा रहा है। लाठी जिस तरीके से रे पंच कर रहा है, वो वास्तविकता में बहुत निंदनीय तस्वीरें हैं। दर्शकों, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें आई हैं, देश की राजधानी से तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें चलाइए, कंटिन्यू चलाइए, आप तस्वीरें देखिए। ये युवा, ये पुलिस है, ये दिल्ली की पुलिस है। देशवासियों, दिल्ली की पुलिस, देश की राजधानी, जी हां, देश की राजधानी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं, जी हां, छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं, कंटिन्यू बरस रही हैं, और भी है। आप ये देखिए, सच क्या है आखिर? सच कब आएगा सामने? क्लियर कब होगा? और भी तस्वीरें हैं, मैं आपको दूसरी तस्वीर पे ले जाऊंगा। दूसरी तस्वीर, इसके अलावा दूसरी तस्वीर दिखाइए, जहां पर छात्रों ने भी, ये नहीं कि पुलिस नहीं, छात्रों ने भी पुलिस पर जमकर बवाल किया। पुलिस कह रही है कि उन्होंने पत्थरबाजी की है, पत्थरबाजी की है। आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए, इधर छात्रों पर भी लाठियां बरसाई जा रही हैं और दूसरी तरफ छात्र भी। आप ये देखिए, ये तस्वीरें देश को झकझोर दे रही हैं। हर मोबाइल पर यही तस्वीरें, हर मोबाइल पर यही तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया, पूरे सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने आग लगा रखी है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, ये कौन है? 1 2 3 4 5 लोग, आप ये देखिए, ये कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज का सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये लोग कौन हैं जो पुलिस की वर्दी में नहीं है, लेकिन हाथ में आप देखिए इतना बड़ा डंडा, ये देखिए डंडा है इनके हाथों में। सब अलग एक्शन में हैं, अलग एक्शन में हैं। अगर कोई इनसे पूछ भी रहा है ना कि भाई आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, तो सीधे लाठियां दे रहे हैं, लाठियां मार रहे हैं। ये सीधे लाठियां ली और बजा दी। यही है पुलिस। ये दिल्ली पुलिस की तस्वीर है, ये दिल्ली पुलिस की तस्वीर है। ये देखिए, अब कंटिन्यू वीडियो रखिए। अब ये देखिए, भाई साहब इनसे पूछ रहे हैं, एक युवा आया, इनसे पूछा उसने कि भैया कौन हो आप, बताइए तो सही, और लाठियां बरसाना स्टार्ट कर दिया। यही है तस्वीरें। लेकिन सच क्या है, इसका फैसला ना सोशल मीडिया करेगा, ना राजनीतिक बयान। आज जवाब देना होगा। क्या कानून ने अपना काम किया है, या कहीं कानून के नाम पर सवाल खड़े हो गए? क्या छात्रों के गुस्से को समझने में चूक हुई, या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यही रास्ता बचा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में भरोसा लाठी से बनता है या संवाद से? इन्हीं सवालों पर होगी सबसे बड़ी बहस। शुरू करते हैं प्राइम टाइम प्रहार। बढ़ते हैं अपने खास मेहमानों की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ हैं रुपेंद्र कुमार दुबे जी बीजेपी से, रवि पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हैं, और पूरे घटनाक्रम को कानून और पुलिस की नजर से समझाने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी रमेश यादव जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एचएनएन न्यूज में। तो दुबे जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, सत्ता आपके हाथ में है, सब कुछ भाई सरकार में बैठे हैं आप लोग। शुरुआत आपसे ही होगी। क्या सरकार मानती है कि इस पूरे घटनाक्रम ने कार्रवाई के तरीके पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना जरूरी है? दुबे जी। हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, जब धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था तो इसमें जंतर मंतर से, आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली पुलिस ने कितना लाठीचार्ज किया था? एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ था। अगर आप कोई धरना प्रदर्शन शांति से करते हैं तो आपके ऊपर जो है उसकी सुनी जाएगी, और उसमें आपके हमारे जो नेता नीट में जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन था। देखिए, जो हमारी भारत की युवा है ये देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन साहब ये भी भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है और दिल्ली की जो है सरकार पूछना चाहती है कि हम दिल्ली को या फिर जो है भारत को नेपाल बना देंगे। ये साहब तो कोई भी शासन नहीं सुनेगा, और ना मोदी जी सुनेंगे, और ना भारत की देश की जनता सुनेगी। लेकिन ये दुबे जी, अगर सरकार संवाद के लिए तैयार थी तो छात्रों के साथ टकराव की नौबत ही आई क्यों? क्या यह प्रशासनिक नाकामी नहीं है आपकी नजर में?
प्रशासनिक नाकाबंदी नहीं है गौर साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं तो ये नारे लगाने वाले कौन से आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये देश की जनता पूछना चाहती है कि आप एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे नारे लगा सकते हैं? आप ये बताइए, कांग्रेस की सरकार थी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नारे लगाए थे एक देश के प्रधानमंत्री के लिए? ये कितना बड़ा जो है मैसेज जाता है इंडिया नेशनल लेवल पे। और ये लोग क्या नारे लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आरएसएस जिंदाबाद। अरे आरएसएस के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, जब आरएसएस खड़ा होता है तो आपको नहीं लगता कहीं ऐसा तो नहीं है कि छात्रों के आड़ में ये जो चल रहा था, लगातार आंदोलन चल रहा था, उसकी आड़ में कोई और घुसाया, कोई शरारती तत्व आ गया कोई बीच में? उस तरह की नारेबाजी कौन कर रहा है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के जो पूर्व में इनकी पार्षद है, उनके जो है पति का नाम बताना देना चाहता हूं, अभी आपको क्लियर। हाजी अफजल की पत्नी जो अभी भी आम आदमी पार्टी में जो है निगम पार्षद हैं, और उनके ऊपर जो एक्ट लगा हुआ है, यहां पे हमारे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको एक्ट लगा हुआ है मकोका का। मकोका एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें जो है अगर आपकी जमानत, एक टेररिस्ट का एक्ट लगाया जाता है, वो जाके वहां बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। ये क्या है? आपको लगता है विपक्ष इसमें सपोर्ट कर रहा है इन लोगों को? गौर साहब, विपक्ष इसमें 100% इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो हाजी साहब पहुंचा कैसे? जी दुबे जी, आपके पास फिर लौट के आऊंगा। रवि जी भी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी से। रवि जी, क्या विपक्ष छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है या छात्रों के कंधे पर राजनीति की बंदूक रखकर सरकार को घेर रहा है? आपको क्या लगता है? आप मुझे जरा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि दर्शक, पूरा देश देख रहा है आपको, आप समझाइए। सभी को नमस्कार। जी रवि जी बोलिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि देश के अंदर आज पहली बार, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, आप बोलिए, जनता सुन रही है। देखिए, देश में पहली बार शिक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, और 12 साल से बीजेपी की सरकार की नहीं, पहले भी हुआ है, प्रणाली है। पहले भी हुआ है, 2010 से 2014 के बीच में भी हुआ है, कांग्रेस के शासन में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ है सर? हुए, तेलंगाना में भी हुआ है। इतने बड़े स्तर पर कौन सा हुआ है बताइए? तेलंगाना में भी हुआ है, राज्य की मांग को लेकर उग्र हुए, मतलब भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, कई जगह हुआ है सर। देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर शिक्षा को बचाने का आंदोलन हो रहा है। बड़े पे आप ठीक है सर, बिहार में भी हुआ। जिस तरीके से सर बोलने देंगे? हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जिस तरीके से 12 सालों से देश की सरकार का केवल एक कार्य करने की प्रणाली है कि जो इनके खिलाफ बोले उसको बदनाम कर दो। किसान बैठे तो खालिस्तानी, युवा बैठे तो देशद्रोही, राम मंदिर के चंदा चोरी पर सवाल करो तो हिंदुओं के आस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं, युवा इनसे पेपर लीक पर सवाल पूछे तो ये देशद्रोही और गद्दार साबित करने की घोषित करते हैं। एक महीने से देश की राजधानी में प्रधानमंत्री जी के आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश का नौजवान अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। गर्मी में, बरसात में, हर परिस्थिति में उसका केवल एक मांग था कि देश के नकारे शिक्षा मंत्री की इस्तीफा लिया जाए। उसने पहले ही नारे नहीं लगाया कि नरेंद्र मोदी को हटाओ या सत्ता को हटाओ। उनका आंदोलन सत्ता के खिलाफ नहीं था, उनका आंदोलन व्यवस्था के खिलाफ था। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, आज देश के युवा को उन्होंने सत्ता के खिलाफ जगा दिया। बीजेपी कह रही है कि आप बीजेपी कह रही है कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, कब्र खोद रहे थे, वहां के छात्र कब्र खोद रहे थे, इस तरीके की नारेबाजी बोल रहे हैं। बीजेपी के साथ मेरे साथ नेता मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता है मौजूद है, वो बोल रहे हैं ये बात। इस तरीके का बैड एलिमेंट अगर कोई घुस जाए तो ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हो सकती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से विजुअल्स चल रहे थे कि प्रोटेस्ट साइट पर पुलिस के परमिशन से दो भर के वहां पर किए गए। यानी प्रशासन की शंका पहले से थी कि किसी भी तरीके से इस देश के आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन 30 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे देश के छात्रों, नौजवानों ने बता दिया कि वो गांधी और जेपी के आदर्शों पर चलकर इस देश में आंदोलन करना चाहता है। रवि जी मुझे एक बात बताइए, रवि जी मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी सरकार होती, आम आदमी पार्टी की सरकार होती, तो क्या आप बिना किसी पुलिस कार्रवाई के इतना बड़ा प्रदर्शन चलने देते? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी इन प्रदर्शनकारियों से बात करती, उनके मंच पर जाकर के बात करती, इस तरीके की हम परिस्थिति को उत्पन्न ही नहीं होने देते। लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति को उत्पन्न किया गया, सरकार के द्वारा कराया गया, यह स्पष्ट करता है कि सरकार देश के युवाओं के लिए बिल्कुल भी
सजग नहीं है, बिल्कुल गंभीर नहीं है, ये देश के युवाओं को कुछ नहीं समझते हैं। मतलब आपका कहना है कि सरकार जानबूझकर करा रही है? नहीं, परिस्थिति तो सरकार ने उत्पन्न किया। अगर 30 दिन पहले ये सरकार बात इनसे कर लेती, प्रदर्शनकारियों से मिल लेती, तो इतना बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं होता। सत्ता के खिलाफ आंदोलन खड़ा नहीं होता। व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन को सरकार ने सत्ता के खिलाफ किया हुआ आंदोलन बना दिया है। जी, चलिए संदीप जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस नेता है हमारे साथ मौजूद। संदीप जी, मुझे यह बताइए, आज छात्रों के साथ आप खड़े हुए हैं, आज खड़े हुए हैं, लेकिन सवाल है यह कि जब आपकी सरकारें थी तब छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर आपका रुख क्या था, आपकी पार्टी का रुख क्या था? क्योंकि उस वक्त भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आंदोलन आज पहली बार हो रहा है। वो बात अलग है कि बड़ा है या छोटा है, लेकिन आंदोलन उस सरकार में भी हुआ था, उस शासन में भी हुआ था। आलोक जी, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा इस बात के लिए कि आज मुझे लगा कि हम 2014 के पहले किसी चैनल पर बैठे हुए हैं और मैं किसी दूसरी पार्टी को जो आज सत्ता में है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आप सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा काम है सर, मेरा नैतिक अधिकार है, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है, मैं सबसे सवाल करूंगा, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो। सर, लगभग 7 साल से इंडिया के टॉपेस्ट जो न्यूज चैनल हैं वहां से लेके हमारे जो आपके टीआरपी की रैंकिंग होती है उसके नीचे वाले से लेके टॉप वाले तक तो लगभग हर दूसरे दिन तो टॉप वालों पे भी एक डिबेट होती ही होती है और नेशनल डीडी न्यूज पर तो पर डे मान लीजिए। लेकिन मैंने फिर कहा आपको बधाई क्यों दी, कान तरस गए थे सर। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। चलिए, आज सर सत्ता से सवाल नहीं होते, आज विपक्ष से सवाल होते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। आपको इसलिए मैंने बधाई दी। अब आते हैं आपके सवाल पर। जी, एक बात अभी आपने कहा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो साहब जब से राम मंदिर में चोरी की है ना सर, तो राम जी ने उनकी बुद्धि हर ली। एक लाइन है सर, जाके दुख दारुम दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना। इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। अगर मति भ्रष्ट नहीं हुई होती तो ये इसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते थे। जो आज जिस तरीके से इन्होंने छात्रों पर लाठी बरसाई है जी, हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़े गए हैं, और वो भी सादी वर्दी में गुंडे कि आतंकवादी थे, कौन थे वो? इस सरकार से आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा और हम भी पूछते हैं। उसके बाद सर आपने कहा कि आज आप साथ में खड़े हैं। नहीं सर, 16 मई को राहुल जी ने पहला अपना स्टेटमेंट दिया था, 16 मई को। तब तक किसी भी राजनीतिक दल, कोई पार्टी, सीजीपी तो एक जो है एक जज साहब के एक जो है टिप्पणी के बाद बनी ना सर जी। उसके पहले तो सीजीपी नहीं थी। तब भी सर राहुल गांधी कोटा में घूम प्रोग्राम कर रहे थे। तब भी हम जो है छात्रों की आवाज लगातार उठा रहे थे। हमारी एनएसयूआई ने अब तक 52 धरने प्रदर्शन बड़े लेवल पर किए, प्रदेश लेवल पर। सर 10 सेकंड और दीजिएगा। तो सर ये कहना कि हम जो है पहले आवाज नहीं थे, हम पहले भी आवाज। चलिए, मैं चर्चा को अभी बीच में रोक रहा हूं, आपसे फिर रुक करूंगा क्योंकि सोनम वांगचुक कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं पहले। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूं। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियां कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे।
और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। तो देशवासियों, आपने सोनम वांगचुक का ये बयान सुना है जो उन्होंने खुद वीडियो बनाया है और मेदांता अस्पताल से उन्होंने इस अपील की है, दिल्ली की पुलिस से भी अपील की है, प्रशासनिक अधिकारी से भी अपील की है कि इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें, ज़्यादा पुलिस बल बल का प्रयोग ना करें छात्रों पर। और छात्रों से भी अनुरोध किया है कि किसी भी तरीके का भड़काऊ बयान ना दें और कोई और आवश्यक जो जरूरत पड़े, जिस तरीके से लोग पुलिस भले ही लाठी चार्ज कर रही है लेकिन आप कोई दोबारा उसे रिप्लाई ना करें जिस तरीके से। तो मेरे साथ मौजूद हैं रमेश यादव जी भी। रमेश यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा सीधे, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रदर्शन में बल प्रयोग आखिरी विकल्प होना चाहिए। आपके अनुभव में क्या उस मानक का पालन हर बार होता है? देखिए आलोक जी, जहां गैदरिंग हो जाती है, अगर पीसफुल है तो वो एक प्रजातांत्रिक कंट्री में हमारा अधिकार है। और इस आंदोलन में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना हुई है जो बच्चों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। जो अभी आपने जिक्र किया है कि सिविल में कौन है, मुझे भी आश्चर्य है कि सिविल में हमारे सीआईडी के लोग उपलब्ध रहते हैं, मगर वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव होते हैं, ना कि कोई एक्शन और डंडे मारने के लिए। जी। तो कोई भी कार्रवाई करनी थी तो यूनिफॉर्म मैन ने करनी थी और उससे पहले वार्निंग दी जाती है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ ये एक्शन होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई में भी लापरवाही, क्योंकि सिविल ड्रेस में कार्रवाई को लेकर क्योंकि सवाल देश भर से आ रहे हैं, देश भर से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में सिविल ड्रेस पुलिस की क्या भूमिका होती है और उनकी जवाबदेही कैसे तय होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। आलोक जी, ये जो सिविल में डंडे लेके दिखाई दे रहे हैं, ये तो कहीं भी अलाउ नहीं है। जी। सिविल यूनिफॉर्म मैन कर सकता है एक्शन, वो भी लीगल कर सकता है। ये नहीं कि वो यूनिफॉर्म पहन ली तो वो किसी को भी डंडा मारेगा। मगर ये जो इस तरह के सिविल में है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो है सही नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए वो लोग है, ताकि पता लगे हमारे देश को। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है, क्योंकि जिसमें नुकसान तो हमारे देश का है, बच्चे हमारे हैं, सरकार हमारी है, कितना भी नुकसान होगा वो होगा देश का ही। तो हमें इन चीजों से अलर्ट रहना चाहिए और इस प्रदर्शन को हमें बातचीत से सुलझाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए थी। ये आखिरी विकल्प होना चाहिए, फोर्स इज लास्ट रिजोर्ट। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा इस फोर्स लगाने का और प्रदर्शन। दुबे जी, आपको क्या लगता है, क्या सरकार मानती है कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने से मूल मुद्दे से ध्यान भटक सकता है? आलोक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें राजनीतिक जो है पार्टियां इन्वॉल्व है। अभी हमारे जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं साहब कि ये हाजी अफजल साहब कौन है? इनकी पत्नी निगम पार्षद है नहीं आपकी पार्टी से? अगर आपको विश्वास नहीं है तो सुधीर चौधरी का मैं वीडियो दिखा देता, उसमें डिकोड में बाकायदा उन्होंने किया हुआ है, मेरे पास वीडियो है।
अब साहब ये कह रहे थे ना कि साहब थोड़ा पंजाब का भी नाम ले लो, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कितने करवाया था साहब 19 मार्च 2022 में। और दूसरी चीज अपना 30 नवंबर 2022 को वहां जो तिहाड़ी मजदूर खेतिहर मजदूर गए थे कि साहब हमारी जो आय है 700 रुपए कर दो, यही भगवत मान जी ने लाठी बरसाया था, उसका साहब कौन जवाब देगा? आप दिल्ली की बात उठा रहे हैं कि कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत को जो है नेपाल बना देंगे, मोदी तेरी कब्र घुसेगी, आरएसएस मुर्दाबाद, और आप पंजाब की बात नहीं करते। उन्होंने हक मांगने को आपने लाठीचार्ज करवा दिया था साहब, उसका भी देख लो। अगर आपको नहीं है ना तो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं आलोक जी। चलिए दुबे जी, बहस अभी लगातार चली रही है क्योंकि सवाल और भी कई हैं। क्या छात्रों के गुस्से को समझाने में सिस्टम नाकाम? मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, फिर वापस आता हूं, क्योंकि सवाल यही है कि कार्रवाई पर उठे सवालों का जवाब मिलेगा और क्या इस पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज देश जवाब मांग रहा है, आखिर कौन चला रहा था डंडा, आखिर सिविल ड्रेस में मौजूद लोग कौन थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों की आवाज सुनने से पहले उन्हें सड़कों पर रोकना जरूरी था? एक तरफ सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई हुई, और दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या कार्रवाई की सीमा लांघी गई। दिल्ली की सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ एक ही बहस, लोकतंत्र मजबूत हुआ या भरोसा कमजोर हुआ? सीधे साफ और तथ्यों के साथ दुबे जी का हम रुख करेंगे। ब्रेक से पहले कई सवाल उठे थे, अब देश सुनना चाहता है जवाब आपका। दुबे जी देखिए, जंतर मंतर पे जब धरना प्रदर्शन हुआ था, किसी पुलिस वाले ने लाठीचार्ज नहीं किया था, क्योंकि वहां पे ऐसे ना देश विरोधी नारे लगे थे। नॉर्मली धरना प्रदर्शन हो रहा था, सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है, लोकतंत्र है, हम उसके लिए नहीं कह रहे कि नीट की परीक्षा जो है पेपर लीक हुआ, हमारी सरकार है, हम लोगों ने स्वीकार किया और इस पर कार्रवाई भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साहब, ये देश की जनता पूछना चाहती है, क्या हमेशा अगर कोई पेपर लीक हो गया, कोई घटना हो गई, तो उसमें क्या इस्तीफा मांगना, हर एक इस्तीफे से क्या पेपर फ्यूचर में नहीं लीक होगा? क्या कांग्रेस की सरकार में पेपर नहीं लीक होगी? लेकिन ये देश की जनता पूछना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी भी आपको आश्वस्त करती है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी सरकारों को मिलकर करना चाहिए कि जब फ्यूचर में ऐसा आए कि नीट की परीक्षा का पेपर या कोई भी ऐसे परीक्षा हो, जैसे एम्स हो गया, नीट हो गया, आईआईटी हो गया, ऐसे पेपर नहीं लीक हो, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए हमें। क्योंकि इसके ऊपर आपको पता होगा आलोक जी कि ना जाने कितने लोगों को जो है कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। जी, छात्रों के सवालों का सीधे जवाब दीजिए, क्योंकि छात्रों के सवाल हैं उनका जवाब राजनीति से देंगे आप या जवाबदेही से देंगे? क्योंकि देश को बयान नहीं, भरोसा चाहिए, तो वो थोड़ा सा आप रुक करें तो और बेटर रहेगा। देखिए, उसमें छात्र थे, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां 100% इन्वॉल्व थी। अभी जो है हमारे शायद जो पांडे जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ये पूछ रहे थे, शायद वीडियो की ही डिमांड कर रहे होंगे। अगर इनको वीडियो चाहिए तो अभी मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूं। पांडे जी, अगर आपको वीडियो चाहिए हाजी अफजल साहब के खिलाफ, दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। कल के विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री, ये कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको जूम करें, ये कौन है? पकड़ा गया था, करने के लिए आया है, उसकी बात कर, उसका वीडियो देखिए आप। देखिए ये कौन है? अरे जो दिखा रहा है वही फर्जी है। चलिए दुबे जी सीधा जवाब दीजिए, अब छोड़िए वीडियो को नहीं, क्योंकि सरकार को छात्रों की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है या सिर्फ सड़क पर उतरी भीड़? आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको केवल सड़क पर भीड़ दिखाई दे रही है, छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है आप लोगों को? आलोक जी, हमें छात्रों की आवाज सुनाई दे रही है। छोटे छोटे मासूम से बच्चे भी हैं वहां पे जो पिट रहे हैं, आप उनको भी देखिए एक बार। नहीं तो आप ये चलिए बताइए, ठीक है, मैं मानता हूं कुछ और लोग आए जो राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात मैं स्वीकार कर रहा हूं, ठीक है, मान ली, लेकिन छात्रों को भी तो देखिए, छात्रों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य लगातार पिट रहा है वहां पे दिल्ली में, देश की राजधानी में। आलोक जी देखिए, जो वहां पे स्टूडेंट थे ही नहीं, कुछ परसेंटेज स्टूडेंट थे, अदरवाइज वहां पे राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा था, कल धरना प्रदर्शन देना है, उसमें सब लोग इकट्ठा होके गए थे। उसमें हम मानते हैं कि यहाँ के ठीक है कुछ बच्चे थे, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि कहावत है अपने जो हिंदी भाषा में कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाएगा, वही साहब हुआ है। बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया गया, जो ना चाहते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई। ये बताइए, भारत को नेपाल बनाएंगे किसने जो है आवाज लगाया था? अगर बच्चों ने लगाया तो बच्चों भी गलत है, वो जो कोई भी हो। अगर हमारा बेटा होता है वो भी गलत करता है तो हम उसको डांटते हैं, और जरूरत पड़ने पे साहब हम उसको मारते भी हैं अगर गलत होता है तो। आप ये बताइए, भारत को नेपाल बनाने की बात किसने किया था?
मोदी तेरी कब्र खुदेगी किसने किया था ताहत? अब उनको क्या पूजा जाएगा? आप ये बताइए, क्या हम उनको आरती उतारेंगे? संदीप जी कुछ कह रहे हैं। संदीप जी बोलिए। देखिए सर, ये वही तानाशाह लोग हैं। कहावत की बात आ रही तो एक कहावत या हम भी कह देते हैं सर। एक कहावत है कि जबरा मारे रोवे न दे। मतलब जो गुंडा तानाशाह होता है वो मारेगा, वो आपको रोने भी नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यही है कि ये किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानती ही नहीं है, तो सोल्यूशन क्या देगी सर? सर अभी बात हो रही है कि मोदी जी को ये कहा वो कहा। इस धरना प्रदर्शन का एक वीडियो अभी जैसे वीडियो चला रहे थे दिखा दें कि मोदी जी की कब्र खुदेगी या ऐसा कुछ कहा गया। भाई कब तक छुपोगे, कब तक छुपोगे? वो झूठ की दुकान लेकर खुद गुजरात से आया, अमेरिका का एजेंट ACYPL, कोई भी गूगल कर ले। 1993 में वो अमेरिका टहल रहा था और कहता है कि 35 साल भीख मांग रहे थे। ऐसे झूठे और मक्कार आदमी को उसकी ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसकी भी कलाई खुल गई है। वो झूठा है, मक्कार है, उसने देश को धोखा दिया है। तो उसके पीछे आप सुन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे हैं? आप ये सुनिए, देश के प्रधानमंत्री को झूठा है, मक्कार है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल झूठा है। आप देख रहे हैं, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आप इसी नियत की वजह से ये लोग सत्ता में चले गए हैं। यही नियत की वजह से ये लोग सत्ता में चले गए हैं। ये टीवी चैनल पर आप टीवी पर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपको अगर बयान देना है तो वहां जाइए, संसद में जाइए, आप बोलिए, आपका अधिकार है, आप वहां बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो अपने शब्दों के मर्यादित बयान दीजिए। आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं आप? आलोक जी देश क्योंकि आज पता है, आज छात्रों को लेकर मैं बैठा, क्योंकि आज जो मेरी चर्चा है वो देश के भविष्य को लेकर है। क्योंकि आज ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज छात्र न्याय मांग रहे हैं या देश की राजनीति उन्हें अपने एजेंडे का चेहरा बना रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप तीनों से ही पूछ रहा हूं, चारों से ही पूछ रहा हूं। आप चार लोग मेरे साथ। जी आपने पहले टर्म में भी मुझे नहीं बोलने दिया था। रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आनी। हाँ आप बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन थोड़ा मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। नहीं सुनिए सर, झूठा और मक्कार सदन में बोला जाता है, असंसदीय शब्द नहीं है। नहीं वो मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप स्क्रीन पर टीवी चैनल पर बैठे हैं सर। किसी को सर जो सदन में अगर हमारा कोई बोला जाता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, संसद में बोलिए। चलिए आप चलिए, हाँ चर्चा किसी को गाली नहीं दे रहा हूं। चर्चा को आप आगे बढ़ाइए। जी आप बोलिए। आप मोदी जी को अच्छा जिम्मेदार क्यों कहा जाता है? आज छात्र अगर आ रहे हैं, देखिए पहले सर मेडिकल के लिए एग्जाम होता था उत्तर प्रदेश में, CPMT, ये जो है कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट होता था। तो वो उसके वजह उससे जो है मेडिकल की सीटें भरी जाती थी। उसको सेंट्रलाइज किसने किया? मोदी जी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। एक एग्जाम होता है क्लैट, उसको सेंट्रलाइज किसने किया? मोदी जी ने किया। आप सारे एग्जामों को सेंट्रलाइज आप करिएगा और पेपर आउट कराकर अपने लोगों को भर्ती कराइएगा। आपका कुलपति, आपका सारे संस्थानों में RSS का संघी हाथ चड्ढा वाला आदमी, और सवाल जब पेपर लीक पर और चोरी पर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि ये यहां से आया वहां से आया। तो आपका भैया इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पैसा सरकार जनता का लग रहा है ना। आपकी इंटेलिजेंस ये क्यों होता है? जब ये सारी चीजें हो जाती है तब आप अपने बचाव के लिए कहते हो ये सोरेस का फंड है, ये फलाने का फंड है। चलिए संदीप जी, आपका ही जवाब दे रहे हैं। दुबे जी कुछ कह रहे हैं, उपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आपसे। जवाबदेही स्वीकार करो। आप लोग नकारे और निकम्मे लोग हो। कोई भी ऐसा मसला नहीं जिस पर सफल हुए हो। आपने छात्रों के लिए लाया कौशल विकास मिशन, क्या हुआ उसका? आप मेक इन इंडिया लेके आए, फ्लॉप हो गया आपका। डिजिटल इंडिया क्या हुआ? फ्लॉप हो गया। आपने युवाओं के लिए क्या किया है? आज युवा, आप कह रहे हो कि ये युवा नहीं थे, ये अरे युवा जाए कहां? वो मर रहा है। आप उससे उसके घर का भी धन फीस के रूप में वसूल लेते हो और पेपर आउट करा देते हो। 152 पेपर आउट हुए हैं, 152 पेपर आउट, मतलब हर महीने पेपर आउट हुआ है। और छात्र अगर निकल कर आए तो आप बताओगे कि ये फंड है, ये चच्चा है, ये फुफ्फा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करोगे। अरे डूब कर मर जाओ यार। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। चलिए संदीप जी दोबारा आएंगे, लौट के आएंगे, कोई बात नहीं। मर जाओ डूब कर। दुबे जी जवाब दीजिए।
संदीप जी आप ये बताइए 2004 और 2008 के बीच में जब पेपर लीक हुआ था पीएमटी का, तो आपने कितना जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया था? साहब ये बता, अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीएमटी का पेपर लीक हुआ था, कितना आपने इस्तीफा लिया था? AIE 2007 में पेपर लीक हुआ था, कितना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया था? CBSE बोर्ड का पेपर लीक हुआ था 2006 में, कितना इस्तीफा लिया था साहब? 2013 में आपने जो इसका लीक हुआ था पेपर मध्य प्रदेश में, एम्स का पेपर लीक हुआ था साहब 2012 में, कितना इस्तीफा लिया था? आप बताइए ना, आप बताइए। अरे काला दिन तो जब जो इंदिरा गांधी जी, काला दिन तो जब पत्रकारों को भी बोलना नहीं दिया जाता था। आप ये टीवी चैनल पे बैठ के जो पत्रकार से बात कर रहे हैं, आप जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, काला दिन तो वो था साहब जब आपने पत्रकार के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। आप काला दिन की बात कर रहे थे। गौर आलोक जी को पता होगा उस समय जो है पत्रकार को भी जो चौथा स्तंभ माना जाता देश का, उसको भी कर दिया था कि पेपर पे नहीं आउट होने दिया जाएगा, मीडिया को भी ब्लॉक कर दिया था और सबको जेल भरने की बात हो रही थी। आप काला दिन की बात कर रहे थे, आप नेशनल चैनल पे बैठ के आज हमसे डिबेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। काला दिन तो आप लाए थे साहब, आप क्या बात करते हैं? काला दिन लाए थे, सवाल पूछे, सवाल क्या पूछिए? आप ये बताइए काला दिन उस समय जब काला दिन की बात कर उस समय कौन किया जाता है? काला दिन तो आप लाए थे जो मीडिया को भी ब्लॉक कर दिया गया था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सभी शांत रहिए। रमेश यादव जी आप बताइए, क्योंकि साफ साफ आप बता सकते हैं। अरे संदीप जी मैं दोबारा आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। त्रिपाठी जी मैं आऊंगा दोबारा। रमेश जी आप बताइए, साफ साफ बताइए, क्या ऐसी घटनाओं के बाद सिर्फ पुलिस का पक्ष सुनना काफी है या भरोसा कायम करने के लिए स्वतंत्र जांच भी जरूरी हो सकती है? आपको क्या लगता है रमेश यादव जी? संदीप जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बच्चे भी व्यवस्थित हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारे देश में इस तरह अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर ये लंबा चला तो बहुत हमारे देश के लिए ये अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट को आगे आके बच्चों से बात करके और विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस मिले कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ये डिमांड जेन्युइन है कि लीक पेपर हो रहे हैं, एक नहीं काफी हुए हैं। तो मिलकर सभी को प्रयास करने चाहिए ताकि हमारे देश में अस्थिरता ना बने और ये इनका भी काम हो, बच्चों को कोई नुकसान ना हो। तो ये करना पड़ेगा सरकार को, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अभी वार्तालाप गवर्नमेंट कर रही है, ये थोड़ा सा डिले जरूर हो गया बट अच्छा कदम है, करना चाहिए इनको बात बच्चों से भी और अपोजिशन से, ताकि संसद भी सुचारू रूप से चल सके और हमारी कानून व्यवस्था भी अच्छे ढंग से चले। वरना तो ये लंबा अगर चलेगा तो हमारे देश में डिस्टरबेंस हो जाएगा। पड़ोसी देश आंख लगा के बैठे हैं कि कहां इनके डिस्टरबेंस हो, इनको इकोनॉमी को डाउन कर दो, देश की तरक्की को रोक दो। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। चलिए संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे की मांग से छात्रों की समस्या हल हो जाएगी? आपको क्या लगता है, आपके पास समाधान क्या है? आप बताइए, या सिर्फ सरकार को घेरना ही आपका मकसद है? देखिए सर, कल ही नहीं, राहुल जी जितने भी, चाहे वो कोटा का कार्यक्रम आप देखेंगे, चाहे वो देहरादून का देखेंगे, हम सवाल के साथ साथ समाधान पर भी बात कर रहे हैं जी। आज जो एनटीए बनाया गया, जो अभी हमारे भाई साहब ठिकराई कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता है ये सेंट्रलाइज व्यवस्था हुई कब, ये 14 के बाद ही हुई। पहले अलग अलग राज्यों में आपके पास समाधान क्या है, मुझे जरा बताइए, दर्शकों को सुनाइए। उसी को मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये सर एनटीए बना और एनटीए है क्या? एक एनजीओ है सर। एनजीओ सर अगर कोई व्यवस्था चली आएगी उसकी कितनी जवाबदेही होगी? सरकार की, उसको वोट नहीं लेना है, उसको पब्लिक के प्रति जवाबदेही नहीं है सर उसकी, लेकिन सरकारों की जवाबदेही होती है। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए पहला कदम, जो पहले पूर्व में सरकारें कराती थी, आप सेंट्रलाइज करा रहे हो, तो सेंट्रल की सरकार की किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से पेपर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने एनटीए सर बनाया, उसमें सिक्योरिटी का जो जिम्मा है सर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की नोएडा में एक कंपनी है वो चला रही है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कि एक जो है पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लोगों के लिए काम करेगा, तो पेपर आउट कराएगा। तो इससे भी आपको बचना होगा। हमने ये कहा कि पहले भी सर, अक्सर और बात आ रही कि ये पीएमटी का पेपर, उसका पेपर, और मैं अभी एक चैनल पर बैठा तो 67 पेपर की लिस्ट निकाल कर वो लेके आए। देखिए पेपर तो आपके शासन में भी, मैंने आपको पहले भी बोला था, पेपर तो आपके शासन में भी लीक हुए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए थे। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, तभी मैं बोल रहा हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ डिबेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी सरकार में भी होता था। उसी का जवाब दे रहा हूँ।
ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल नरसिम्हा राव के आईएएस के जो पेपर जो है बाबरी विध्वंस की वजह से कैंसिल हुआ था, उसको भी जोड़कर वो कहते हैं कि 67 पेपर लीक हुए थे। 67 कितने साल में? 65 साल में। 65 साल में 67 पेपर आउट होता है और इनके 12 साल के शासन में 152 पेपर आउट होते हैं, 152। समझिए सर, इस अंतर को समझिए। पहले सर नौकरियों के लिए लोग घूस लेकर नौकरी करा देते थे, मंत्री की सिपाही। अब सर वो जमाना गया, ये सीधे अपने वर्करों को, अपने लोगों को, इनके नेता वगैरह पेपर आउट करा के दे देते हैं, जाओ भैया नीट में हो जाओ, तुम दरोगा में हो जाओ, तुम पटवारी में हो जाओ। ये चल रहा है सर, इसलिए चलिए, झूठ बोल रहे हैं तो आलोक जी, एकदम झूठ बोल रहे हैं। पकड़े गए हैं। बोलिए आप इस समय आलोक देखिए संदीप जी, इस समय एकदम पारदर्शिता है। आप एक भी बताइए, आप ये बताते हैं कि यहाँ की पैसे लेके कौन से जो बताए एसएचओ बन रहा है, आप मुझे बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं। सर कोई प्रूफ है तो बोलिए। लगाइए आप। सारा देश सुन रहा है सर आपको, सारा देश देख रहा है, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। कोई नहीं जा सकता संदीप जी। प्रूफ देता हूं। आप बताइए, आप कराइए ना, मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ, कराइए आप दो, तो मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ। नेशनल चैनल से बोल रहा हूँ, कराइए एसएचओ की पोस्टिंग, कराइए कराइए अगर आप करा सकते हैं तो। आप कहते हैं ना, ब्लेम मत लगाइए इस पे, आप बिना आप रिटर्न एग्जाम के दे ही नहीं सकते। कहाँ आप बात कर रहे हैं? ये आपके शासन टाइम पे होता था कि सोच लगा के मंत्री का, विधायक का फिर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा, फिजिकल देना पड़ेगा, जो जिसके काबिल होगा तब जाकर होती है। खुद आप अभी खुद ही कह रहे थे कि पहले सिफारिश से हो जाता था, पहले सिफारिश से नौकरी लग जाती थी, पहले अभी आप खुद बोल रहे थे सिफारिश से नौकरी लग जाती थी, लेकिन अब रिश्वत दे के काम होता है। मैं देने के लिए तैयार हूं, आप करा सकते हो, कराइए आप। देखिए आपके पास खुला ऑफर है त्रिपाठी जी, आपके पास खुला ऑफर है, स्वीकार कीजिए। 10 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको मैं दूंगा, बीजेपी की तरफ से। घर बेचना पड़े, अगर ये साबित कर देंगे मैं अपना घर बेच दूंगा। आलोक जी, मैं नेशनल चैनल से बोल रहा हूँ, 10 चाहे मुझे घर अपना बेचना पड़े, मैं दे दूंगा इनको, लेकिन आप कराइए एसएचओ की नौकरी। जवाब भी लेना सीखिए। पहली बात तो तुमको जवाब देना चाहिए। साहब हम तो जवाब दे रहे हैं ना, मैं तो आप जवाब दे रहा हूँ, मैं अपना घर बेच दूंगा, आप एसएचओ की नौकरी कराइए बिना डिग्री के। विपक्ष में हो क्या? विपक्ष में हो, आओ विपक्ष में जवाब दूंगा, सत्ता में मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप ब्लेम मत लगाइए कि बिना पेपर के। चलिए देखिए, मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि बात है छात्रों की। आज जो मैं मुद्दा लेके बैठा हूं वो छात्रों को लेके बैठा हूं, देश के भविष्य को लेकर बैठा हूं। रमेश यादव जी, आपका रुख करूंगा। रमेश यादव जी, मुझे यह बताइए, क्योंकि अगर किसी कार्रवाई के दौरान छात्रों को, 1 मिनट त्रिपाठी जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा लौट के। मुझे यादव जी, मैं आपसे ही बोलूंगा, क्योंकि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार या आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग के आरोप लगते हैं, तो क्या ऐसी शिकायतों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आलोक जी, बिल्कुल होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बहुत सारी एजेंसी हैं जो इस बात पे इंक्वायरी करती हैं और गवर्नमेंट को सजेशन भी देती है, ताकि आइंदा ऐसा दोबारा ना हो। मैं इस बारे में एक और चीज देख रहा था कि मीडिया में पढ़ रहा था, पत्थर का ट्रक जो है प्रोसेसन के पास खड़ा मिला है। देखो आलोक जी, ये भी बहुत बड़ी प्रशासन की लापरवाही है। वो अगर ट्रक खड़ा था पत्थरों से भरा हुआ, मान लो उन पे बच्चों पे लाठी चार्ज हो रहा है या अश्रु गैस हो रही है या कोई और एक्शन हो रहा है, वो पत्थर उठा उठा के मारने लगते तो हमारी कितनी फोर्स का भी नुकसान होता और क्लैश बढ़ता, इससे हमें हमारे बच्चों का भी नुकसान होता है इसमें। तो एक लाइन में जवाब दीजिए यादव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा दोषी कौन है? दिल्ली में जो हुआ है उसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? व्यवस्था है, राजनीति है, या संवाद की कमी है? आपको क्या लगता है सर? ये संवाद की कमी है। अगर संवाद इससे पहले हो जाता तो ये मामला शॉर्ट आउट हो जाता, और ये प्रशासन की लापरवाही भी दिखाई देती है जिसमें। क्योंकि आज छात्र जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, या राजनीतिक दल उन्हें अपने अपने नैरेटिव का चेहरा बना चुके हैं, आपको क्या लगता है सर? देखो, छात्रों की जो है डिमांड बिल्कुल वाजिब है। अगर छात्र इससे आगे डिमांड लेके जाते हैं तब तो हम उनको कहेंगे कि छात्र भटक गए हैं, राजनीति की तरफ घुस गए हैं। लेकिन देखो, नीट पेपर हो रहा है, लीक हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये तो उनकी वाजिब डिमांड है, और इनको सरकार को पूरे जोर शोर से इसका उपाय करना चाहिए, ताकि आगे ये दिक्कत ना आए और हमारे अमन शांति। चलिए आप बताइए, संदीप जी आप ही बोल रहे थे। संदीप जी, जिस तरीके से आप सरकार पर जवाबदेही की बात कर रहे हैं, क्या आप यह भी मानते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कम और समाधान की कोशिश ज्यादा होनी चाहिए? आपको नहीं लगता? देखिए, पहली चीज आप समझिए सर, राजनीति कोई अपराध नहीं।
पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल पॉलिटिक्स करेंगी, इसीलिए नहीं बनी है देखिए सर। पॉलिटिक्स करेंगी, लेकिन बात जब छात्रों की हो, जब छात्र छात्राओं की हो, तब वहां पे समाधान देखना चाहिए। अगर छात्र मुसीबत में है महाराज सुनेंगे जी, आलोक जी, मैं सुन रहा हूं। सवाल आप जी नहीं सुन रहे हैं सर। चलिए किसी बताइए की बात तो पूरा होने दीजिए। जी, बोलिए। सर राजनीति पाप नहीं है सर, राजनीति के माध्यम से ही समाधान निकलता है। जी आप संसद में बैठेंगे ना तो पॉलिटिकल पार्टियां ही बैठेंगी, वहां पे भी तो पॉलिटिक्स होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? अभी जितेंद्र सिंह जी ने एक बयान दिया कि राहुल गांधी ये कह रहे थे, झूठ बोला उन्होंने, राजनीति की। तो राजनीति तो हर राजनीतिक दल करेगा, लेकिन अभी जैसा कि रमेश जी ने कहा कि छात्रों की मांग जायज है, हम उस मांग के साथ खड़े हैं। हमने उनके आंदोलन में जाकर अपनी राजनीति नहीं चमकाई सर। हम तब तक नहीं गए जब तक उन छात्रों के साथ विभत्स रूप से लाठीचार्ज नहीं हुआ, उनको मारा नहीं गया। जब ये हुआ, जब मैंने एक बात कही स्टार्टिंग में कि छात्राओं को ही नहीं मारा गया, बल्कि पुलिस को भी मारा गया। ऐसा नहीं है कि छात्रों पर भी लाठीचार्ज हुआ है, केवल पुलिस का मतलब पुलिस पर भी काफी पुलिसकर्मी भी घायल हुए, दिल्ली पुलिस के। ऐसा नहीं है कि वो घायल नहीं हुए, वो भी घायल हुए। देखिए छात्रों के साथ मैं भी हूं। आलोक जी कल के प्रदर्शन में राहुल जी को चोट लगी, मैंने इस बात का जिक्र किया नहीं किया? बात आप समझिए क्यों नहीं किया। आज मसला क्या, छात्र सर 16 साल 17 साल का बच्चा, क्या दोष है उसका सर? 16 साल की बच्ची है, क्या दोष है, क्या गुनाह है उनका? ये गुनाह है कि इस देश में पैदा हो गए और ये एक निकम्मी सरकार है। देखिए हमारा तो एक ही कहना है, देखिए हम छात्रों के साथ है। छात्रों की अगर छात्रों की जो मांग है नीट एग्जाम को लेकर, बच्चों से मतलब नहीं है, उसको पतरी से मतलब नहीं है, ये दोष है। क्या दोष है उन युवाओं का, उन छात्रों का, उन जो है युवाओं का क्या दोष? उन छात्रों का यही दोष है ना सर। चलिए एक आखिरी सवाल मैं दुबे जी से करूंगा। दुबे जी वायरल वीडियो पर, त्रिपाठी जी मैं फिर देखिए त्रिपाठी जी एक मिनट, वायरल वीडियो पर अलग अलग दावे हैं। अगर कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत हुई तो क्या सरकार स्वतंत्र जांच या पूरी पारदर्शिता से तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करेगी, जनता के बीच लाएगी उन तथ्यों को? देखिए नीट की परीक्षा जो है लीक हुई है 2026 में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, नेशनल चैनल से मैं भारतीय जनता पार्टी का जो है नेता होने के नाते मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और इसमें फ्यूचर में हम भारत के जो है भारत के लोगों दुबे जी बस मुझे सिर्फ 40 सेकंड बची हैं, 40 सेकंड में मुझे ये बता दीजिए सिर्फ आप एक बात, कि जो वायरल वीडियो हो रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं को पीटा गया, छात्र छात्राओं को पीटा गया, उसको लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या उसका सबूत मिलेगा? क्या देश के सामने लाया जाएगा? पारदर्शिता से उसकी जांच सामने आएगी? आलोक जी आप ये बताइए, पारदर्शिता 100% आएगी। आप ये बताइए वहां पे जब नारे लगेंगे कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, साहब ये बताइए हम क्या करेंगे? आप ये बताइए। एक बच्चा होता है, नीट के मैं स्टूडेंट को बात बता देता हूं जो अभी परीक्षा में पास आउट होंगे, उनकी वीडियो आई है और वो कह रहे थे हम देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन जो बच्चा ये कहेगा कि हम जो है भारत को नेपाल बना देंगे, साहब क्या किया जाएगा? आप बताइए ना। आपका बच्चा अगर आपको गाली देने लगे तो आप क्या करेंगे गौर साहब? आप उसके शाम को टॉफी ले जाएंगे, उसके लिए फल ले जाएंगे? आप बताइए ना। आप ही जो है एक जो है बहुत अच्छे पत्रकार हैं। यादव जी, रमेश यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके की कुछ वीडियो ऐसी भी आई है, वहां पे कुछ पुलिसकर्मी जो आरएएफ के लोग हैं बिना टैग के, बिना नेम प्लेट के घूम रहे हैं, क्या ऐसा कुछ नियम होता है क्या कि वो घूम सकते हैं? बिल्कुल नियम को नहीं होता। तो हमारी फोर्स है तो यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, बल्कि बैज होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि वो कोई लीगल है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई अनऑथराइज है, तो उसको यूनिफॉर्म में होना चाहिए और प्रॉपर एक्शन करना चाहिए एज पर लॉ। और वो मेरे ख्याल से करते भी है। बट ये जो इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं आने चाहिए पुलिस को, ये स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। चलिए आज बहस में आरोप भी लगे हैं, जवाब भी आए हैं, लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है या टकराव? क्या युवाओं का भरोसा सिर्फ आश्वासन से लौटेगा या जवाबदेही से? और क्या सड़क पर उठे इन सवालों का जवाब संसद दे पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित मेहमानों का, रुपेंद्र कुमार दुबे जी, रवि पांडे जी, संदीप त्रिपाठी जी और दिल्ली पुलिस के रिटायर एसीपी रमेश यादव जी। याद रखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ सत्ता नहीं, जनता का भरोसा है, और
जब भरोसे पर सवाल उठते हैं तो बहस जरूरी होती है, जवाब जरूरी होते हैं और जवाबदेही सबसे जरूरी होती है। इसी उम्मीद के साथ कि सवालों का समाधान टकराव से नहीं संवाद से निकले, इसी उम्मीद के साथ कि कानून का सम्मान भी रहे और बना रहे और नागरिकों का विश्वास भी बना रहे, मैं आलोक गौड़ आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।